सो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय फिजियो वाला। आज हम फिर से ह्यूमन फिजियोलॉजी में मसल फिजियोलॉजी का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका लेक्चर नंबर 2 है, इसका पार्ट 1 है और इसका टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इससे सबसे पहले बात करेंगे मसल मास की, या फिर इसको हम मसल टिश्यू भी बोलते हैं। तो जो मसल मास या मसल टिश्यू होता है, ये बना होता है इंडिविजुअल मसल सेल से, जिनको हम मसल फाइबर्स या फिर मायोसाइट्स भी बोलते हैं। मसल फाइबर इसलिए क्योंकि जो मसल्स होते हैं, मसल फाइबर, ये दिखने में लंबे और सिलेंडर टाइप के दिखते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं मसल फाइबर। ओके, अब आगे एक डायग्राम है जिसमें आपको दिख रही है बोन, सबसे ऊपर दिख रहा है पेरियोस्टियम, उसके बाद आपको दिख रहा है टेंडन, फिर दिख रहा है एपिमाइशियम। ओके, आपको सारे डायग्राम दिए हुए हैं। इसके बाद आगे एक और क्लियरली डायग्राम है, ये वाला डायग्राम, इसमें आपको सब कुछ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको दिख रहा है न्यूक्लियस। ओके, उसके बाद पेरीमाइशियम दिखा है आपको, अराउंड फेसिकल, सैटेलाइट सेल दिख रही है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोमाइशियम, मायोफाइब्रिल दिख रहा है, मसल फाइबर दिख रहा है, सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म। ओके, आगे बात करते हैं हम। तो जो मसल होता है वो बना कैसे होता है? सबसे पहले होता है मायोब्लास्ट। ओके, मायोब्लास्ट होता है, उसके बाद मायोब्लास्ट मिलकर बनाते हैं मायोसाइट, जो एक सेल होती है। ठीक है, छोटे छोटे मायोब्लास्ट से आपस में मिले क्या बनाया? मायोसाइट। मायोसाइट की कवरिंग एंडोमाइसियम। ओके, कवर्ड बाय एंडोमाइसियम। मायोसाइट हो गए, मायोसाइट आपस में मिले क्या बनाया? मसल फेसिकुलस। मसल फेसिकुलस की कवरिंग पेरीमाइशियम, डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा। ओके, उसके बाद मसल फेसिकुलस मिलकर बनाते हैं मसल, तो मसल की कवरिंग एपिमाइशियम। ओके, कवर्ड बाय एपिमाइशियम। आगे बात करते हैं, एक और डायग्राम है आगे। इस डायग्राम में ध्यान से देखना, टेंडन लिखा है, टेंडन के जस्ट पीछे आती है बोन। बोन से जो मसल होती है वो अटैच्ड किसके थ्रू होती है? टेंडन के थ्रू। तो टेंडन, डीप फेसिया, ऊपर एपिमाइशियम, पेरीमाइशियम। ओके, ब्लड वेसल, सारी चीज इसमें दी हुई है। फेसिकल दिया हुआ है, मसल फाइबर, सबसे पहले मसल था। ओके, उसके बाद मसल फाइबर, सारी चीज इसमें दिख रही डायग्राम में। आगे बढ़ते हैं, आगे एक और डायग्राम दिया हुआ है जिससे आपको स्केलेटल मसल दिख रही है। स्केलेटल मसल से बाहर निकला है कौन? मसल फेसिकल। मसल फेसिकल से बाहर कौन निकला है? मसल फाइबर। और मसल फाइबर के बाहर हमने एक और सार्कोलेमा की लेयर दिखाई हुई है। क्लियर हो गया सबको? दिख रहा है इतना अच्छे से? ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ज़्यादा समझाने जैसा है नहीं। आगे बात करते हैं मसल फाइबर्स की। मसल फाइबर क्या होते हैं? तो ये शेप में सिलेंड्रिकल होते हैं। ओके, इनकी जो लेंथ होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है अप्रोक्स, और वेरी करती है 1 to 4 सेंटीमीटर। डायमीटर है 10 to 100 माइक्रोमीटर। मसल में एक और कंडीशन बनती है जिसको हम बोलते हैं एपोन्यूरोसिस। इसमें होता क्या है, जो हमारा मसल का टेंडन होता है वो काफी थिन हो जाता है, थिन मतलब पतला, फ्लैट और स्ट्रेच्ड हो जाता है, लेकिन टफ होता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपोन्यूरोसिस। आगे बात करते हैं, तो जो हमारी मसल्स होती है उनके ऊपर एक कवरिंग होती है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके लिए हम मसल्स के अंदर इस टर्म को यूज करते हैं सार्कोप्लाज्म। ठीक है, मतलब जनरली जो दूसरी मसल जो होती है उसमें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं, लेकिन मसल्स के लिए सार्कोप्लाज्म यूज करते हैं। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है जो एटीपी को सिंथेसाइज करता है, और साइटोप्लाज्म जो होता है मसल का उसको हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। डायग्राम है, सब कुछ क्लियर होगा, देख लेना आराम से। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर प्रेजेंट्स विद इन द सार्कोप्लाज्म्स। जो सार्कोप्लाज्म में स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, क्या क्या है? पहला है न्यूक्लियाई। ओके, सेकंड है मायोफाइब्रिल, थर्ड होता है गोल्जी एपेरेटस, फोर्थ होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सार्कोसोम्स बोलते हैं मसल्स में। नेक्स्ट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कैल्शियम का स्टोरेज करता है, कैल्शियम को स्टोर करता है। नेक्स्ट इज राइबोसोम्स, जिसको हम प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं।
आगे आता है ग्लाइकोजन ड्रॉपलेट्स जो एटीपी को सिंथेसिस करती है, एटीपी को सिंथेसाइज करती है। ओके, और लास्ट आता है ओकेशनल लिपिड ड्रॉपलेट्स, ओकेशनल लिपिड ड्रॉपलेट्स। सो आगे बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे न्यूक्लियस की या फिर न्यूक्लियाई की। ओके, तो इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम के थ्रू सब कुछ क्लियर हो जाएगा मसल में क्या क्या होता है। ओके, ऊपर दिया हुआ है एक मसल दी है और नीचे दिया है एक मायोफाइब्रिल दिया हुआ है, तो क्लियर हो गया सब। आगे बढ़ते हैं। मायोफाइब्रिल्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन देंगे अगर, तो मायोफाइब्रिल्स आर द फाइन पैरेलल फिलामेंट्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल्स। आगे बात करते हैं इसके मॉर्फोलॉजी की अगर बात करें हम, तो जो मायोफाइब्रिल होता है वो मसल्स की पूरी लेंथ को कवर करता है, मतलब जितनी बड़ी मसल उतना बड़ा मायोफाइब्रिल। ओके, आगे बात करते हैं। अगर हम किसी मायोफाइब्रिल का क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं तो सॉरी मसल्स का अगर कोई हम क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं तो उसमें हमें जो मायोफाइब्रिल्स है वो स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर में दिखेंगे, ठीक है, सार्कोप्लाज्म में। और कुछ मसल्स में मायोफाइब्रिल ग्रुप में अरेंज होते हैं, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं कोहेन-हेम्स एरियाज। ओके, और फील्ड्स, कोहेन-हेम्स फील्ड्स। आगे हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ मसल्स की बात करें हम, स्केलेटल मसल्स की डायमेंशन की, तो सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर, फिर आता है लेंथ, फिर आता है डायामीटर। तो पहले बात करते हैं मसल फाइबर की। तो मसल फाइबर इसकी लेंथ होती है 1 to 4 सेंटीमीटर अप्रोक्स होती है, ये वेरी करती है। ओके, बात करें डायमीटर की तो 10 to 100 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट आता है मायोफाइब्रिल्स। तो मायोफाइब्रिल क्या होता है, इसकी लेंथ होती है 1 to 4 सेंटीमीटर। ओके, ये भी वेरी करता है। डायामीटर 0.2 to 2 माइक्रोमीटर, ठीक है, 0.2 से 2 माइक्रोमीटर होता है इसका। आगे आता है एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट की लेंथ होती है 1 माइक्रोमीटर और जिसका डायमीटर होता है वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंगस्ट्रॉम मतलब 10 to the power -10 और माइक्रो मतलब 10 to the power -6। ओके, बात करें मायोसिन फिलामेंट की तो 1.5 माइक्रोमीटर, मायोसिन फिलामेंट की लेंथ 1.5 माइक्रोमीटर। उसके बाद करें इसके डायमीटर की तो 115 एंगस्ट्रॉम। ओके, आगे बात करते हैं। फिर से वही आगे एक नोट दिया हुआ है जो मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर मायोफाइब्रिल्स ग्रुप में अरेंज्ड है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कोहेन-हेम्स एरियाज या फिर फील्ड्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल्स। मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम, तो इसमें हमें कुछ अल्टरनेट बैंड्स दिखाई देते हैं जिसको हम लाइट बैंड या फिर आई बैंड बोल देते हैं, और दूसरा होता है डार्क बैंड जिसको हम ए बैंड बोल देते हैं। ओके, बैंड्स इन मायोफाइब्रिल्स, फर्स्ट इज लाइट बैंड और आई बैंड, सेकेंड होता है डार्क बैंड और ए बैंड। आगे बात करते हैं लाइट बैंड और आई बैंड की। तो आई हम इसको आइसोट्रोपिक के लिए बोल रहे हैं, आइसोट्रोपिक बैंड। ये आइसोट्रोपिक क्यों, क्योंकि पोलराइज्ड लाइट के लिए आइसोट्रोपिक होता है, ठीक है। आगे, और पोलराइज्ड लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, जब मतलब जब भी कोई पोलराइज्ड लाइट आई बैंड से गुजरती है, पास थ्रू होती है, तो ये उसे रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है, सेम एंगल पे जिस एंगल से वो आई थी। बात करें ए बैंड की तो इसे हम एन आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं। एन आइसोट्रोपिक क्यों, क्योंकि इससे जब भी कोई पोलराइज्ड लाइट पास थ्रू होती है तो ये उसे रिफ्लेक्ट करता है एट डिफरेंट डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन में इसको वापस भेज देता है, ठीक है। और इसको हम क्यू डिस्क भी बोल देते हैं, क्यू फॉर क्वेर स्किबे। ओके, अगर हम बात करें एक इंटेक्ट मसल फाइबर की तो उसमें क्या होता है, आई बैंड और ए बैंड मायोफाइब्रिल्स में साइड बाय साइड प्लेस्ड होते हैं और इनकी जो अपीयरेंस होती है वो एक क्रॉस ट्रेशंस लाइक अपीयरेंस देते हैं ये। और आई बैंड जो होता है 2 पोर्शन में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम जेड लाइन बोल देते हैं या फिर हम जेड डिस्क बोलते हैं, ठीक है, जेड फॉर स्विस स्किनबे। ओके, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है डिस्क के बीच में, ओके, बिटवीन द डिस्क। जेड लाइन होती है वो प्रोटीन डिस्क की बनी होती है जो लाइट के पासेस को परमिट नहीं करती है। मायोफाइब्रिल के 2 जेड लाइन के बीच के जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं शार्कोमियर। डन।
सो नेक्स्ट लेक्चर हम सार्कोमियर पे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तब तक के लिए ओके बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।